हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने रिकर्जन के बारे में पढ़ा था कि रिकर्जन क्या होती है, जावा में हम रिकर्जन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने रिकर्जन का देखा था कि रिकर्जन हमारे पास एक ऐसा फंक्शन होता है जो अपने आप को कॉल कराता है। अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ क्या कहलाएगा? रिकर्जन कहलाएगा कि एक मेथड अपने आप को क्या कर रहा है? कॉल करा रहा है। अब उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि अ रिकर्सिव एल्गोरिथम मस्ट हैव अ बेस केस। बेस केस का मतलब एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसा टाइम पीरियड जो आप अपने मेथड को बताते हो कि तुम अपने आप को कॉल तो करा रहे हो, तुम रिकर्जन तो कर रहे हो, तुम अपने आप को कॉल करा रहे हो, लेकिन एक बेस केस ले लो, तुमने इस टाइम पीरियड तक, इस कंडीशन के सेटिस्फाई होने तक अपने आप को कॉल कराना है, उसके बाद तुमने कॉल नहीं कराना है। ठीक है, तो एक बेस केस देना जरूरी है। अगर हम बेस केस नहीं देते तो हमारा प्रोग्राम इनफाइनाइट टाइम्स अपने आप को क्या करता रहेगा? वो मेथड कॉल करवाता रहेगा, क्योंकि जब हमने कोई कंडीशन ही नहीं दी तो वो क्या करता रहेगा? बार बार अपना काम करेगा, फिर कॉल करा लेगा अपने आप को, फिर काम करेगा, फिर अपने आप को कॉल करा लेगा। तो ये रिकर्जन फिर क्या चले जाएगा? इनफाइनाइट टाइम्स चले जाएगा। तो इसी वजह से हमें एक बेस केस देना पड़ता है, एक कंडीशन बतानी पड़ती है कि तुम अपने आप को कॉल तो कराओ, लेकिन इस कंडीशन के सेटिस्फाई होने तक। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें हमने देखा था कि फैक्टोरियल हम कैसे निकाल सकते हैं। हमने एक मेथड बनाया था और हमने बोला था जब भी मैं तुम्हें कॉल कराऊंगा तब मैं तुम्हें एक आर्ग्यूमेंट में एक नंबर पास कराऊंगा, तुमने क्या करना है? उस नंबर का मुझे फैक्टोरियल निकाल के देना है। फैक्टोरियल कैसे निकलता है कि जो भी नंबर का आपने फैक्टोरियल निकालना होगा उसको मल्टीप्लाई करोगे आप उसमें से 1 माइनस करके, फिर जो नंबर बनेगा उसमें से 1 माइनस करके आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो नंबर बनेगा उसमें से 1 माइनस करके आप मल्टीप्लाई करोगे। तो ये काम होता है फैक्टोरियल का। जैसे हमने देखा था 5 फैक्टोरियल तो 5 मल्टीप्लाई होगा 5 माइनस 1 4 से, फिर 4 मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस 1 3 से, 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से। फैक्टोरियल के लिए आप 1 तक जाते हो, ठीक है, और 1 का फैक्टोरियल और 0 का फैक्टोरियल हमारे पास 1 के बराबर होता है। ये चीज़ भी हमने देखी थी, मैथ्स का रूल है। मैथ्स में हमारे पास यही होता है कि फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, अगर आप 1 का फैक्टोरियल निकालना चाहते हो या 0 का फैक्टोरियल निकालना चाहते हो तो दोनों का फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है। फिर इस मेथड में हमने क्या करा था? सबसे पहले हमने बेस केस सेट किया था। हमने बोला था कि भाई अगर हमारा नंबर 1 के बराबर हो या 0 के बराबर हो तो तुम मुझे रिटर्न करा देना 1 के भाई 1, अगर मेरा नंबर 1 के बराबर है तब भी उसका फैक्टोरियल 1 है, और अगर मेरा नंबर 0 के बराबर है तब भी उसका फैक्टोरियल क्या है? 1 है। तो ये मैंने बेस केस सेट कर दिया। उसके बाद मैंने बोला कि भाई तुमने काम क्या करना है? तुमने काम ये करना है कि जो नंबर मैं तुम्हें पास करवाऊंगा तुमने उसको मल्टीप्लाई करना है उसमें से 1 माइनस करके। अब जो भी मैंने नंबर पास करा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 पास करवाया, तो ये 5 को मल्टीप्लाई करेगा 4 से और फिर 4 ये दोबारा कॉल करा लेगा। ये क्या हो रही है? रिकर्सिव कॉल हो रही है। यही मेथड अपने आप को क्या कर रहा है? दोबारा कॉल करा रहा है, बस 1 में से माइनस करके। 1 में से माइनस करेगा तो ये 4 चले जाएगा, फिर 4 के लिए ये काम होगा, फिर 4 में से 1 माइनस होगा, फिर ये 3 के लिए काम करेगा, फिर 2 के लिए कराएगा, फिर जैसे ही यहाँ पर आएगा 1, जैसे ही यहाँ पे ये चेक करेगा कि हाँ भाई अब मेरा बेस केस की कंडीशन क्या हो चुकी है? 2 हो चुकी है, नंबर मेरा किसके बराबर है? 1 के बराबर है, तो फिर ये रिटर्न 1 करा देगा। तो इस तरीके से हम रिकर्सिव कॉल करा सकते हैं। हमने ये प्रोग्राम बना के देखा था अच्छे से। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से कवर कर ली थी। यहाँ हमारा रिकर्जन का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो इस वजह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अगर आपको याद हो, मैंने स्टार्ट में आपको एक बात बताई थी कि जावा हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। देखो, एक होती है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, पॉप, उसको कहा जाता है पॉप, और इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को कहा जाता है ओप, ठीक है, ये अक्सर आप लोग सुनोगे। अब जो पॉप लैंग्वेज होती है, जो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जैसे कि अगर आप लोगों ने किसी ने सी लैंग्वेज पढ़ी हो तो सी लैंग्वेज क्या है? प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसमें क्लासेस ऑब्जेक्ट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उसमें सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर आप जो है वो अपने काम को रीयूज कर सकते हो, अपने कोड को रीयूजेबल बना सकते हो, तो वो सिर्फ फंक्शंस बनाकर कर सकते हो। इससे ज़्यादा और कुछ भी उसमें नहीं है। उसमें कोई क्लासेस या ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन जावा में आपने खुद ने एक चीज़ नोट करी होगी, अभी तक हम लोगों ने जितनी भी फाइल्स यहाँ पे बनाई है, कोई एक काम भी हमने ऐसा नहीं किया जो हमने विदाउट क्लास किया हो। कोई एक काम भी हमने ऐसा नहीं किया जो हमने विदाउट क्लास किया हो। हमने जितने भी काम करे हैं क्लास के अंदर ही करें। तो जावा हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और अगर मैं ये कहूँ कि असल जावा की शुरुआत ही अब होगी तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, ऐसा ही है। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो आगे आपने यूज़ करनी ही करनी है। अगर हम बात करें एरेस की, अगर हम बात करें लूप्स की, अगर हम बात करें मेथड ओवरलोडिंग की, अगर हम बात करें मल्टी डायमेंशनल एरे की, ऑपरेटर्स की, प्रेसिडेंस की, ये सारे टॉपिक्स वो हैं जो बिल्कुल बेसिक टॉपिक है, जो आपको जावा सीखने से पहले ये तो आपको आने ही आने चाहिए। अगर आप लोग कहते हो कि भाई मैंने यहाँ तक सीख लिया और मैंने आगे नहीं सीखना, तो सॉरी, आपने जावा नहीं सीखी, क्योंकि जावा एक्चुअल में है ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो एक्चुअल स्टार्ट जो होने वाला है जावा का वो अब होने वाला है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि यार देखो, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले ना हमारे पास एक चीज़ आती है, एक जहन में सवाल आता है कि यार वाई, इसको पढ़े क्यों? क्या भाई प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही सही नहीं थी? क्यों भाई? उसमें तो हम बगैर क्लासेस या ऑब्जेक्ट बनाए आराम से काम कर लिया करते थे, कोई क्लास का चक्कर नहीं, कोई ऑब्जेक्ट का चक्कर नहीं। देखो,
काम हम प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, जब भी सी लैंग्वेज जो है हमारी उसमें हम काम करते हैं, आज भी सी लैंग्वेज काफ़ी जगह पे यूज़ होती है। लेकिन होता क्या है कि जब आप कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स बनाते हो या कुछ बड़े प्रोग्राम्स बनाते हो, कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हो, तब आप खुद ये चीज़ नोट करोगे कि हमारा जब अगर मैं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अप्रोच यूज़ करूँगा उस प्रोजेक्ट को बनाने में, तो मेरा एक टाइम पर वो प्रोजेक्ट आकर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने लग जाएगा, मुझे बहुत सारी लॉजिक बार बार रिपीट करनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें होने लग जाती है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या कहती है कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्ट्रेटेजीज इन प्रोग्रामिंग इज टू सॉल्व एन इशू बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। नाम से ही पता चल रहा है कि ये किस पर बेस करती है, ऑब्जेक्ट्स पर बेस करती है। अब ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास क्या है, अभी आएंगे, इस पर भी आएंगे। सिर्फ इतना समझ लो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है कि इसमें आप क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स पर काम कर रहे होते हो। अब ये बनाई क्यों गई है? ये बनाई इस वजह से गई है कि मान लो कि आपने कोई भी क्या करना है, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम क्या होगी, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम होगी ना। अगर मैंने कोई एप्लीकेशन बनानी है, मैंने कोई ई कॉमर्स स्टोर बनाना है, मैंने कोई वेबसाइट बनानी है, ठीक है, मैंने कोई कुछ भी काम करना है, तो वो मैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम पे बनाऊंगा। तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए आपके पास जो सबसे बेस्ट अप्रोच है वो क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा मैं इस वजह से बोल रहा हूँ कि इसमें अब आने वाले टाइम में जो जो हम फीचर्स पढ़ते रहेंगे ना, आपको खुद अंदाजा होता रहेगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम आज के टाइम पे अगर हम नोट करें तो देखो, हमारे पास अगर C++ है तो C++ भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है, पाइथन भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है, जावास्क्रिप्ट भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है। तो बहुत सारी लैंग्वेजेस क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है। वो इसी वजह से करती है कि ये आपको एक बहुत ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी है ये, कि आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब ये है क्या, देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि आपने एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम ली और उससे रिलेटेड आप उनके ऑब्जेक्ट्स बनाकर उनको जो है वो ईजिली जो है वो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब सबसे पहले आती है बारी ड्राई प्रिंसिपल की। ये मैंने लिखा हुआ है ड्राई, DRY। ड्राई प्रिंसिपल ये कहता है डू नॉट रिपीट योर सेल्फ, कि आपने अगर एक लॉजिक लिखी है तो उसको आपको बार बार रिपीट नहीं करना। अगर आप कोई एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हो जहां पर आप उसको बार बार रिपीट कर रहे हो, आपको अपनी लॉजिक रिपीट करनी पड़ रही है, तो आपको खुद ही थोड़े टाइम में अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं कोई गलत चीज़ कर रहा हूँ, यहाँ कोई ना कोई गड़बड़ है। जैसे कि अगर मैं आपको याद कराते चलूँ, हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स का। मैंने आपको बताया था कि अगर हम वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स का यूज़ नहीं करेंगे तो मुझे क्या करना पड़ा था, मेथड ओवरलोडिंग करनी पड़ी थी और बार बार मुझे अपनी लॉजिक रिपीट करनी पड़ी थी। मुझे एडिशन की लॉजिक बार बार रिपीट करनी थी। ऐसा ही था कि जब भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स बढ़ रहे थे, मुझे उसके लिए अलग अलग मेथड बढ़ाना पड़ रहा था, तो कितना काम मेरा कॉम्प्लेक्स हो रहा था, देख रहे हो कितना ज़्यादा बढ़ रहा था। लेकिन इसी चीज़ को सॉल्व मैंने कितनी आसानी से कर लिया था कि मैंने यहाँ पर वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स का, वेर आर्ग्स का यूज़ कर लिया था। तो ये कितना एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को मैंने एक बहुत आसानी से जो है वो सॉल्व कर लिया था। ऐसे ही जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम आगे ये देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कितनी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेती है और हमें कोड की मतलब रिपीटिशन से जो है वो बचाती है, कि हमें बार बार लॉजिक रिपीट ना करनी पड़े, उस चीज़ से बचाती है। दूसरी चीज़ ये कि अभी तक अगर कोई आप लोगों में से किसी ने सी लैंग्वेज पढ़ी है या कोई प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है किसी ने, तो उसमें आपने एक कॉन्सेप्ट देखा होगा, जो कि उसमें कॉन्सेप्ट वो नहीं होता है। वो ये होता है कि अगर आप कोई डेटा हाइड कराना चाहते हो, मान लो मैं चाहता हूँ कि भाई ये चीज़ सिर्फ इस बंदे को देखे, इस बंदे को ना देखे, या मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ किसी को भी नहीं देखे, मैं कुछ डेटा अपना हाइड कराना चाहता हूँ या इस तरीके से कुछ अपना डेटा छुपाना चाहता हूँ, जो मैं अपने प्रोग्राम में तो यूज़ कर रहा हूँ लेकिन उसको मैं यूज़र से छुपाना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कुछ हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की स्ट्रेटेजी हमें यूज़ करनी पड़ेगी। तो ये बहुत सारे फीचर्स हैं। अभी देखो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको अभी समझ में नहीं आएंगी, ठीक है, होता है, बिगिनर्स को बहुत मुश्किल होती है स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को समझने में। लेकिन जैसे जैसे हम आगे चल के प्रोग्राम्स बनाएंगे ना, जब हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आएंगे, जब हम आपको मैं प्रैक्टिकली काम करके दिखाऊंगा कि देखो ये काम हम ऐसे कर सकते हैं और मैं आपको रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स के थ्रू करवा के दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि यार ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब हम आती है बारी क्लास पे। यार ये नाम तो हम पहले दिन से पढ़े जा रहे हैं, क्लास क्लास क्लास, ये आखिर क्लास है क्या? क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है, एक टेम्पलेट होता है जिसकी मदद से हम क्या बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अभी बताता हूँ। क्लास में होता क्या है, क्लास में सारी वो इन्फॉर्मेशन होती है जिसकी मदद से आप क्या बना सकते हो, एक वैलिड ऑब्जेक्ट बना सकते हो। एक बहुत आसान सी एग्जांपल दे देता हूँ, बहुत आसान सी। मान लो मैंने बोला कि भाई एक क्लास है एम्प्लॉय की, ठीक है,
एक क्लास है एम्प्लॉय की। अब उस एम्प्लॉय के अंदर मैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन रख सकता हूँ, मैं उसका नाम रख सकता हूँ, मैं उसकी एज रख सकता हूँ, मैं उसकी एम्प्लॉय की आईडी रख सकता हूँ, मैं उसकी सैलरी रख सकता हूँ, मैं इतनी ये सारी चीज़ें जो है वो रख सकता हूँ। तो ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें उसकी इन्फॉर्मेशन है। और इस इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कौन एक चीज़ करिए, एक नाम होगा ना, एक इसकी आइडेंटिटी होगी कि एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय की सैलरी, एम्प्लॉय की एज। इन चार चीज़ों को अगर कोई चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है, कोई एक सिंगल नेम से मुझे रिप्रेजेंटेशन करनी हो, कोई एक आइडेंटिटी बतानी हो, तो वो मैं क्या बताऊंगा कि ये एम्प्लॉय है, कि ये चारों चीज़ें किसकी, एम्प्लॉय की हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉय क्या है, एक क्लास है जिसके अंदर हम कुछ एट्रीब्यूट्स बता सकते हैं, कुछ बिहेवियर्स बता सकते हैं। बिहेवियर्स का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेथड्स, हमारे फंक्शंस को क्या कहा जाता है, बिहेवियर्स भी कहा जाता है। तो क्लास क्या है, क्लास एक ऐसा टेम्पलेट है, एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जिसको यूज़ करते हुए हम अपने ऑब्जेक्ट्स को बना सकते हैं। अब इसकी एक और एग्जाम्पल ले लो, ये मैंने पहले भी दी हुई है, मैं दोबारा बताता हूँ। हम जाते हैं एग्ज़ाम देने, ठीक है, हम एग्ज़ाम देने गए, हमारे वहाँ पर एक इन्विजिलेटर बैठा हुआ होता है, ठीक है, उसके पास क्या होती हैं, कुछ कॉपीज़ होती हैं, वो कॉपीज़ सबकी सेम होती हैं। ऐसा ही है, सब स्टूडेंट्स के लिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए जो एग्जाम देने आए हुए हैं, वो कॉपीज़ सेम होती हैं, जिस पे पहला पेज तो आपको सेम ही दिख रहा होता है कि भाई नाम डालना है, रोल नंबर डालना है, आपने अपने पेपर का बताना है, वो सारी चीज़ें। तो वो जो एक टेम्पलेट बना हुआ होता है ना, वो आपकी क्लास है। अब जब वो एक एक स्टूडेंट को मिल जाती है और वो स्टूडेंट अपना जो है वो फॉर्म फिल कर लेता है। अब मेरे पास आई भाई, मैंने अपना नाम लिखा, मैंने अपनी आईडी लिखी, मेरे दोस्त के पास गई, उसने अपना नाम लिखा, उसने अपनी आईडी लिखी। तो हम क्या हैं, हम वो ऑब्जेक्ट्स हैं। हम ऑब्जेक्ट्स बने कैसे, उस क्लास के थ्रू बने हैं। वो क्लास क्या थी, वो टेम्पलेट सबके लिए सेम था, नाम की फील्ड सबके लिए सेम थी, ऑब्जेक्ट क्लास की फील्ड सबके लिए सेम थी, सब्जेक्ट की फील्ड सबके लिए सेम थी, सारी चीज़ें सबके लिए सेम थी। लेकिन जैसे ही वो एक एक ऑब्जेक्ट को बांट दिया गया, हर ऑब्जेक्ट ने अपना अपना अलग अलग काम कर लिया। तो ये कहलाता है क्लास का कॉन्सेप्ट, कि आपने एक ब्लूप्रिंट बना लिया, एक टेम्पलेट बना लिया, जिसके अंदर आप इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो, जिससे आप क्या बना सकते हो, वैलिड ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो। तो ये क्लास होती है। अब बारी आती है ऑब्जेक्ट की। अगर मैं बात करूं रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स की, कि भाई रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स है, आप बोलोगे यार ये जो लैपटॉप है ये भी एक ऑब्जेक्ट है, आप बोलोगे ये जो मोबाइल है ये भी एक ऑब्जेक्ट है, आप बोलोगे क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बैट, ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट है, बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी आ जाता है प्रोग्रामिंग में। प्रोग्रामिंग में भी जितनी भी आपको ये चीज़ें दिख रही हैं, जिन चीज़ों में आपको कोई ना कोई उनकी आइडेंटिटी दिख जाए, उनका कोई बिहेवियर दिख जाए, उनकी कोई स्टेट दिख जाए, तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। मैं खुद भी क्या हूँ, एक ऑब्जेक्ट हूँ। अब अगर मैं किसी कंपनी में जाता हूँ, ठीक है, मैंने बोला कि भाई एक कंपनी है, अब वहाँ की कंपनी में बहुत सारी चीज़ें होंगी भाई, कुछ मैनेजर्स होंगे, कुछ एम्प्लॉयज़ होंगे, कुछ वर्कर्स होंगे, इन सारी चीज़ें होंगी। मैं जाता हूँ वहाँ पर और मैं एज अ एम्प्लॉय वहाँ पे ज्वाइन करता हूँ। मैं एज अ एम्प्लॉय वहाँ पे ज्वाइन करता हूँ। तो मैं क्या हूँ, मैं ऑब्जेक्ट हूँ। मैं क्या हूँ, मैं ऑब्जेक्ट हूँ। और मैंने ज्वाइन किसको करा है, मैंने किस चीज़ को, मेरी आइडेंटिटी क्या है उस कंपनी में, एम्प्लॉय। तो वो एम्प्लॉय क्या है, क्लास है। तो क्लास क्या होती है, क्लास को आप नाउन समझ सकते हो। अगर आपने ये जैसे मैंने यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ लिखी हुई है, वो क्या लिखी हुई है, हाउ टू मॉडल अ प्रॉब्लम इन ओप्स, कि आप किसी भी प्रॉब्लम को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कैसे सोच सकते हो। तो देखो, किसी भी प्रॉब्लम में जो आपको आइडेंटिटी दिख रही है, जो आपको नाउन दिख रहा है, वो क्या कहलाएगा, आपका क्लास कहलाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने बोल दिया कि भाई एम्प्लॉय क्या है, मेरा क्लास है। अब किसी भी प्रॉब्लम में जो आपको स्टेट दिख रही है, स्टेट का मतलब आपको एडजेक्टिव दिख रहा है, उसके एट्रीब्यूट्स दिख रहे हैं उस नाउन के, तो वो क्या कहलाएंगे, वो आपके कहलाते हैं यहाँ पर एट्रीब्यूट। जैसे मैं बोल सकता हूँ एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय की एज, एम्प्लॉय की सैलरी। फिर उसके बाद आती है बारी बिहेवियर की, जिसको हम वर्ब भी कह सकते हैं, वर्ब कह सकते हैं, बिहेवियर कह सकते हैं, मेथड्स कह सकते हैं। वो क्या कहलाते हैं, हमारे मेथड्स कहलाते हैं, फंक्शंस कहलाते हैं। और वो कैसे हो सकता है कि भाई गेट सैलरी की, ये सैलरी ले रहा है, या ये कब जो इसको निकाला जा सकता है, कोई भी काम जो एक्शन परफॉर्म हो सकता है उस चीज़ पर, तो वो क्या कहलाएगा, बिहेवियर कहलाएगा। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको आप ऊप में कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, कि आपके पास कोई भी एक प्रॉब्लम आती है, ठीक है, मान लो कि आपके पास आ जाती है कोई मैं ऐसे बोल लेता हूँ कि भाई एक कार से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, आप क्लास किसकी बनाओगे, कार की, कि वो आइडेंटिटी क्या है उसकी, कार है, कि भाई वो चीज़ क्या है, एक कार है। अब उसके एट्रीब्यूट्स क्या आएंगे, उसके एट्रीब्यूट्स ये आ सकते हैं भाई कि भाई वो किस कलर की कार है, ठीक है, वो उसका मॉडल क्या है, उसके ये सारी चीज़ें क्या है, मॉडल क्या है, उसका कब बनी है, वो सारी चीज़ें हम उसमें लिख लेंगे, ठीक है, नंबर प्लेट क्या है, किसके नाम पर रजिस्टर है, वो सारी चीज़ें क्या आ जाएंगी, एट्रीब्यूट्स आ जाएगी, उसकी स्टेट आ जाएगी। अब उसका बिहेवियर क्या आएगा, उससे एक्शन क्या परफॉर्म हो सकता है, भाई वो ड्राइविंग में है, या वो सर्विस के लिए गई हुई है, ठीक है, या वो कुछ
और काम हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, हमारे बिहेवियर्स में आ जाएंगी, मेथड्स में आ जाएंगी। तो आप किसी भी प्रॉब्लम को इस तरीके से जो है वो ओप में क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें और लिखी हुई है कि भाई देखो, जैसे स्टेट मेरी क्या होती है, स्टेट को हम वेरिएबल्स के तौर पर यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं इस क्लास का, अगर एम्प्लॉय की क्लास के, अगर मैं एम्प्लॉय की क्लास में अगर मैं वेरिएबल्स यूज़ करूँगा तो मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, एम्प्लॉय के नेम के नाम से एक वेरिएबल बना सकता हूँ, एम्प्लॉय एज के नाम से एक वेरिएबल बना सकता हूँ, एम्प्लॉय सैलरी के नाम से एक वेरिएबल बना सकता हूँ। फिर किसी भी क्लास का अगर आपने कोई बिहेवियर देखना है कि भाई उस ऑब्जेक्ट का, उस बंदे का बिहेवियर क्या है, कि भाई वो काम क्या करता है, वो किस फील्ड से रिलेटेड काम कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, फंक्शंस कहलाएंगे, मेथड कहलाएगा। ये चीज़ भी हम पहले देख चुके हैं। फिर एक और चीज़ जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, वो लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड एट रन टाइम फ्रॉम टेम्पलेट्स या क्लासेस। ऑब्जेक्ट कब बनाए जाते हैं, जब भी मैंने डिफाइन कर दिया ना। अगर मैंने फॉर एग्जांपल, जैसे आपको याद हो, हम यूज़ करते थे import java डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। जब भी हमने यूज़र से इनपुट लेना होता था तो हम एक क्लास को इंपोर्ट कराते थे। अब वो स्कैनर की क्लास क्या होती थी, स्कैनर क्या होता था, एक क्लास होती थी। मैं आपको बताता था कि वो क्या है, एक क्लास है। अब उस क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट बनाते थे, किसी भी नाम से हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, और उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए हम उसके मेथड्स को क्या करते थे, यूज़ करते थे। तो ये वो पूरा प्रॉब्लम था, एक प्रॉब्लम थी, एक उन्होंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी कि भाई हमने क्या करना है, यूज़र से इनपुट लेना है। उन्होंने क्या करा, उस यूज़र से इनपुट लेने के लिए उन्होंने एक उसको आइडेंटिटी दे दी, एक नाउन दे दिया, एक नाम दे दिया, किस नाम से, स्कैनर्स के नाम से। फिर उन्होंने उसका बोला कि भाई आप किसी भी नाम से क्या बना लो, ऑब्जेक्ट बना लो, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आपके इस सारे मेथड्स को आप क्या करा सकते हो, यूज़ करा सकते हो। कि भाई अगर आपने कोई फ्लोट जो है वो लेना है, फ्लोट नंबर इनपुट लेना है, तो आप नेक्स्ट फ्लोट का फंक्शन यूज़ कर सकते हो। अगर आपने कोई इंटीजर वैल्यू लेनी है तो आप नेक्स्ट इंट की वैल्यू, नेक्स्ट इंट का मेथड यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हम आगे जाकर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। आने वाली वीडियोज़ में हम ओप की टर्मिनोलॉजीज देखेंगे, कस्टम क्लासेस देखेंगे, फिर ओप के मॉडल्स वगैरह देखेंगे, ओप के पिलर्स देखेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या होती है। अभी बहुत सारी चीज़ें आपको कंप्लीटली समझ नहीं आई होंगी। जो बिगिनर्स हैं उनको बिल्कुल भी काफ़ी चीज़ों में, अभी बहुत सारी चीज़ों में कन्फ्यूजन रहेगी, लेकिन जैसे जैसे हम काम करना भी शुरू करेंगे आपको वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और मैं आपको टू बी ऑनेस्ट सारी चीज़ें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पे कराऊंगा। जितने भी मैं प्रोग्राम्स आपको कराऊंगा रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पे कराऊंगा, ताकि आगे जाकर जब हम प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे तो आपको ओप का चैंपियन बनाना है हमने, ठीक है। तो इस तरीके से मैं बिल्कुल अभी जो मैंने ये कोर्स डिज़ाइन करा है, या जो आने वाली वीडियोज़ मैंने डिज़ाइन करनी है, वो मैं ऐसे ही करूँगा कि मैं ईजी एग्जाम्पल्स लूँगा और रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स लूँगा, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ आ सकें। अगर आप लोगों ने मेरे हैंड रिटन नोट्स एक्सेस नहीं करें तो यार उसको ज़रूर डाउनलोड कर लेना अपने पास। नीचे कमेंट सेक्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, तो उसको ज़रूर डाउनलोड कर लेना। बाकी ये वाली फाइल भी मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि अगर इसमें से कोई चीज़ आपने नोट डाउन करनी हो तो आप कर लो, वरना यही सारी चीज़ें इससे ज़्यादा ही डिटेल में जो है वो चीज़ें आपको वहाँ पर मेरे नोट्स में भी मिल जाएंगी। तो आप वहाँ से भी जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें रेफरेंस कर सकते हो। इसके अलावा देखो, जो पिछली चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसकी प्रैक्टिस साथ साथ करते रहना, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप लोग भूल जाओ, उसकी प्रैक्टिस साथ साथ करते रहना, वीडियो को दोबारा देखते रहना। कोई कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो, मैं ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा। अगर नीचे कमेंट सेक्शन में नहीं पूछना तो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक दिए हुए होते हैं, वहाँ पर पूछ लिया करो, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।